हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, तो आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन फ्रॉम मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल, जिसे हम वेरिएशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये टॉपिक एमएससी फिजिक्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस लेक्चर के एंड तक आप सिर्फ डेरिवेशन ही नहीं बल्कि हर मैथमेटिकल स्टेप का जो है फिज़िकल मीनिंग भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस ये जो हमारा टॉपिक है आज का, एंड में हम इसमें जो हैमिल्टोनियन की कैनोनिकल इक्वेशंस होती हैं उनको ड्राइव करेंगे। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ड्राइव हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन फ्रॉम वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। तो अगर आपने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे। तो आप पहले हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को समझ लीजिएगा कि हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्या है, तो उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इट स्टेट दैट द पाथ एक्चुअली फॉलोड बाय अ सिस्टम बिटवीन टू फिक्स्ड टाइम्स t1 एंड t2 इज सच दैट द एक्शन इंटेग्रल इज स्टेशनरी मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और जनरली एंड एक्सट्रीमियम भी हो सकता है। मीन्स की ये डेफिनेशन हमें क्या बोल रही है कि जो हमारा मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी कंजर्वेटिव और होलोनोमिक सिस्टम के लिए, ठीक है, हम कंजर्वेटिव और होलोनोमिक सिस्टम भी ले सकते हैं, के लिए जो हमारा t1 से लेकर t2 तक सिस्टम है, तो जो सिस्टम हमारा एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा जिसके लिए हमारा एक्शन इंटेग्रल क्या होगा, स्टेशनरी होगा या एक्सट्रीमियम हो सकता है, ठीक है। यानी उस पाथ के लिए एक्शन का वेरिएशन जीरो होना चाहिए, जो हमने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में भी पढ़ा है, ठीक है, कि जो हमारा डेल्टा एस है, ठीक है, वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो, वेयर आई होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू T1 डेल्टा समीशन पी के क्यू डॉट के माइनस एच डी टी। तो ये हमारा मैथमेटिकली इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा आई क्या है, एक्शन इंटेग्रल है, डेल्टा क्या है, वेरिएशन है, पी के क्या है हमारा जनरलाइज मोमेंटम है, क्यू के क्या है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो ये करने के बाद आइए अब हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये इसकी जो डेरिवेशन है वो किस हिसाब से होगी। और इसको समझने के लिए हमें इसमें एक अल्फ़ा का कंसेप्ट भी लेना है। तो पहले मैं उस अल्फ़ा के कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो क्या होता है, ताकि आपको आगे डेरिवेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हैमिल्टोनियन का प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जो हमारा वेरिएशन ऑपरेटर को हम, ठीक है, किसकी फॉर्म में लिखते हैं, इसकी फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू डी अल्फ़ा डी ओवर डी एक्स, ठीक है। इसे हम वेरिएशनल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ये अल्फ़ा कैसे आया। तो अल्फ़ा जो है, मान लीजिए कि हमारे पास ए से बी, ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बनाई है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए बहुत सारे पाथ्स हैं। मीन देयर आर लॉट ऑफ वेज टू रीच द पॉइंट बी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हेयर ईच पाथ हैज़ बीन लेबल्ड बाय अल्फ़ा। जो हमारा हर एक पाथ है उसको हमने अल्फ़ा से लेबल कर ही दिया है, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू जीरो है तो ओरिजिनल पाथ है, अगर अल्फ़ा 0.1 है तो वो नियर बाई पाथ है, ठीक है। तो इसलिए हम वेरिएशन को डेल्टा एस इज इक्वल टू डी अल्फ़ा डी ओवर अल्फ़ा लिखते हैं। तो अब अल्फ़ा क्या होता है, तो जो हमने मान लिया था कि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथ्स हैं, ठीक है। हर पाथ को हमने एक पैरामीटर अल्फ़ा से लेबल कर दिया है। मींस कि ये भी अल्फ़ा का पैरामीटर है, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा बदलने का मतलब है कि हमने ओरिजिनल पाथ के आसपास की ओरिजिनल जो हमारा पाथ है उसके आसपास की जो नियर बाई पाथ है
उसको भी बदलते हुए देख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अल्फ़ा चेंज हुआ तो नियर बाई पाथ यहाँ पर पहले ओरिजिनल था फिर नियर बाई हो गया, तो इसलिए ये अल्फ़ा का कंसेप्ट है इसमें। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने क्या पुट करना है, जो हमारे पास अल्फ़ा है इस अल्फ़ा को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, यहाँ हमने अल्फ़ा को पुट करना है। तो अल्फ़ा को पुट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी डी अल्फ़ा टी2 टी1 समीशन पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा ये वाला पार्ट था, ठीक है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी रख दिया और इसके साथ भी रख दिया। तो यहाँ पर क्या बना, समीशन डी ओवर डी अल्फ़ा पी के क्यू के माइनस डी एच डी के और डी क्यू, ठीक है, ये समीशन सबके साथ है तो इसको इसके अंदर रहने दो। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो फैक्टर टाइप बन रहे हैं, ठीक है, दो टर्म्स बन रही हैं। तो एक टर्म हमारी ये वाली आ गई, एक टर्म हमारी ये वाली आ गई। तो अब इनको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पे। तो पहले में हम क्या करेंगे, पहले में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास आएगा डी ओवर डी अल्फ़ा पी के क्यू डॉट के, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पी के और क्यू डॉट के ओवर करली अल्फ़ा और प्लस क्यू डॉट के करली पी के ओवर करली अल्फ़ा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कईयों को नहीं होगा पता, अगर पता है तो ठीक है। अगर प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, मैं रिमेंबर करा देता हूँ आपको कि जब हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पर करें तो डी ओवर डी अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारा एक एक्स वाली टर्म है एक वाई वाली मान लो। तो पहले क्या करेंगे, एक्स हम एज इट इज़ लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे वाई वाले टर्म को विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। फिर हम क्या करेंगे, वाई को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाले टर्म को विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो इसी वजह से जो हमें ये वाली टर्म्स मिलती हैं। अब जो हमारी सेकंड टर्म है कि ये वाली, तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हम लिखेंगे एच की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एच की जो हमारे पास वैल्यू होती हैं, ठीक है, एच इक्वल टू हमारे पास क्यू पी टी है, ठीक है, और उसके बाद डी एच ओवर डी अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू डॉट के, ठीक है, और यहाँ पर इसको मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो कर्ली क्यू के ओवर कर्ली अल्फ़ा प्लस कर्ली एच ओवर कर्ली पी के, तो ये यहाँ चला जाएगा कर्ली पी के ओवर कर्ली अल्फ़ा प्लस कर्ली एच ओवर कर्ली टी ओवर कर्ली अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 आने के बाद अब हम देखते हैं कि अब हम कैसे लिखेंगे जो दोनों इक्वेशन ड्राइव की, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो बस हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया इस हिसाब से। तो कंबाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा कर्ली टी ओवर कर्ली अल्फ़ा होता है वो जीरो होता है। ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि हम सिर्फ जो पाथ चेंज कर रहे हैं ना, तो पाथ चेंज कर रहे हैं तो पाथ ही चेंज कर रहे हैं, टाइम थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो इनिशियल और जो हमारा फाइनल टाइम है वो तो दोनों फिक्स होते हैं। जैसे हमारा T2 और T1 इसको थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम, सिर्फ हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं अपना पाथ, ठीक है, तो इसलिए जीरो होता है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, बस यहाँ से हमने टी वाली टर्म्स को हटा लिया और बाकी जो एज इट इज़ थी वो टर्म एज इट इज़ लिखती हैं, तो इसे हमने इक्वेशन 6 दे दिया। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑफ द इंटेग्रल इज़ इन इक्वेशन 6, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने ये वाली टर्म को हमने कंसीडर किया। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, T2 ओवर T1, ठीक है, इंटीग्रेशन की T2 से T1 तक। तो जहाँ पर हमारे पास Q डॉट के की वैल्यू है वो है डी क्यू के ओवर डी टी। तो बस हमने कुछ नहीं किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद इस हिसाब से आपकी वो बनेगी और ये बन जाएगा हमारे पास T2 T1 पी के क्यू डॉट के करली अल्फ़ा डी टी इज़ इक्वल टू T2 T1 पी के डी ओवर डी टी डी क्यू के डी अल्फ़ा और डी टी।
तो ये हमारे इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये इक्वेशन 7। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स बन रही हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको इसके रिस्पेक्ट में करो और इसको इसके रिस्पेक्ट में करो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पी के क्यू के कर्ली अल्फ़ा, ठीक है, इसके ऊपर T2 T1 और इसके साथ हमने जो ये नेक्स्ट वाली टर्म है, ठीक है, इसके साथ हमने इस हिसाब से कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। अब हमें पता है कि सिंस कर्ली क्यू के ओवर कर्ली अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू T1 T2। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि T2 से लेकर T1 तक जो हमारे पास पी के क्यू डॉट के ओवर कर्ली अल्फ़ा डी टी की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -T2 T1 पी डॉट के कर्ली क्यू के कर्ली अल्फ़ा डी टी। ये आ गया हमारे पास 9th इक्वेशन। तो अब हम जो ये हमारी 9th इक्वेशन है, हम इसको क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 6, ठीक है। हमारे पास ये पी के की वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 6 में पुट आउट करना है। तो आप अपनी कॉपी पे देखिए, जो आपकी इक्वेशन नंबर 6 है उसको पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो बस यहाँ पर चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज आने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। यहाँ पर अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या है हमारे पास, जो हमारी क्यू के और पी के वाली टर्म्स है ना, उनको एक साइड ले लो, क्यू के वाली एक साइड, पी के वाली दूसरी साइड। तो बस हमने यहाँ पर क्या किया, डी अल्फ़ा इज इक्वल टू T2, यहाँ डी अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ डी अल्फ़ा इक्वल टू में नहीं है क्योंकि आई के इक्वल चले हम ना, तो आई डी अल्फ़ा, यहाँ डी अल्फ़ा इसके साथ में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 T1 समीशन के, ठीक है, ये माइनस पी के क्यू एच क्यू के, ठीक है। ये क्यू के वाली टर्म हमने इस साइड रख ली और एक क्यू के ये भी है, तो इसको भी हमने इसके साथ में इधर ले आए, और जो प्लस, ठीक है, और जो हमारी पी के वाली टर्म्स थी हमने पी के वाली टर्म इधर रहने दी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 10 आ गई। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय डी अल्फ़ा, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन नंबर 10 थी उस इक्वेशन नंबर 10 को हम डी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 D1 कर्ली पी के, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल है, डी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया है और बाकी हमारी इक्वेशन है सेम रहेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि डी अल्फ़ा ओवर डी अल्फ़ा इज इक्वल टू कर्ली एस, सॉरी कर्ली डेल्टा, ठीक है, डेल्टा कर्ली डेल्टा नहीं। सो इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, T2 T1 कर्ली समीशन के माइनस पी के माइनस क्यू और एच कर्ली क्यू के डेल्टा क्यू के प्लस, और ये वाली टर्म भी इस हिसाब से बन जाएगी और इस हिसाब से 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एज पी के एंड क्यू के आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो देयर वेरिएबल जो उसकी वेरिएशन है वो भी इंडिपेंडेंट होगी। मींस जो हमारा कर्ली क्यू के है, डेल्टा क्यू के एंड डेल्टा पी के हैं वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो नाउ एबव जो इंटेग्रल है, ठीक है, द एबव इंटेग्रल कैन वैनिश इफ़ देयर कोफिशिएंट सेपरेटली वैनिश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, माइनस पी डॉट के माइनस कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी के को एक साइड रखो तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि हमने पी के को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, तो माइनस वाला साइन उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे क्यू एच ओवर कर्ली क्यू के एक टर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास क्यू के डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस हमने इसको, ये दूसरी साइड चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये था हमारे पास, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। तो ये फाइनली हमें जो हमारी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन है वो मिल गई, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स की जो है सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशंस में से एक है। इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी डायनेमिकल जो सिस्टम होता है उसके मोशन को हैमिल्टोनियन में फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो है मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल को समझा, ठीक है, एक्शन इंटेग्रल भी देखा हमने, फिर उसके बाद
क्या किया, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल अप्लाई किया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके हमने फाइनली हैमिल्टन जो हमारी कैनोनिकल इक्वेशन है उसको ड्राइव किया। और अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।